नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालकर आपके सामने रख रहे हैं जो लिटरली सदियों बाद भी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। आज हम बात करेंगे अदम्य साहस, असाधारण निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान की एक ऐसी गाथा की जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद और वीर सेनापति तानाजी मालुसरे की। सामने जो शीर्षक है ना, कोंढाना का शेर, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये मातृभूमि के प्रति एक ऐसी दीवानगी का प्रतीक है जिसे आज भी महाराष्ट्र के पहाड़ों की हवाओं में महसूस किया जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उस ठंडी, खामोश और तनावपूर्ण रात में चलते हैं जहां से इस पूरी ऐतिहासिक दास्तान की शुरुआत होती है। जरा सोचिए, जब कर्तव्य पुकारता है तो एक पिता क्या चुनता है। ये कोई किताबी या दार्शनिक सवाल नहीं है। ये वो भयानक और भावुक दुविधा थी जिसका सामना हमारे नायक को करना था। एक तरफ एक ऐसा पिता है जिसके घर में बेटे की शादी की खुशियों की शहनाइयां गूंजने ही वाली हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिपाही है जिसकी मातृभूमि उसे पुकार रही है। हम अक्सर इतिहास को सिर्फ तारीखों और युद्धों के चश्मे से देखते हैं, राइट? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन भारी हथियारों को उठाने वाले हाथों के पीछे भी एक धड़कता हुआ इंसान का दिल होता है। बस उस पल की कल्पना कीजिए जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और मौत के मुंह में जाने का विकल्प दोनों एक साथ सामने आकर खड़े हो जाएं। ऐसे में कोई क्या फैसला लेगा? तो चलिए, इस विरोधाभास को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये तुलना एकदम स्पष्ट है। एक तरफ रोशनी है, परिवार है, तानाजी के इकलौते बेटे रायबा की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं, पूरे घर में एक उत्सव का माहौल है। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ एक भयानक अंधकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे अहम और प्रिय कोंढाना किला मुगलों के क्रूर कब्जे में है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि स्वराज्य के सीने में चुभा हुआ एक खंजर था। तो आपके सामने एक तरफ एक सुरक्षित खुशहाल भविष्य है और दूसरी तरफ कड़कड़ाती खंड, एक अभेद्य किला और लगभग निश्चित मृत्यु। ये चुनाव किसी भी आम इंसान के लिए असंभव था। आप बस उस रात के दृश्य को अपने जहन में उतारिए। राजगढ़ का किला है, रात के करीब 1:15 बज रहे हैं। चारों तरफ ऐसा घुप अंधेरा है कि अपना हाथ भी न दिखाई दे। हवा में एक चुभने वाली, कंपा देने वाली पहाड़ी ठंडक है और किले की प्राचीर पर बस कुछ मशालें टिमटिमा रही हैं। इन्हीं मशालों की रोशनी में तानाजी खड़े हैं। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उनके सीने में एक अजीब सी बेचैनी है। स्वराज्य की अधूरी इच्छा। तानाजी की असल में एक ही कमजोरी थी, और वो थी अपने राजा और अपनी मातृभूमि के प्रति उनका अत्यधिक समर्पण, जो उन्हें हर सुख सुविधा से दूर कर देता था। और तभी उस खामोश रात में महाराज के कक्ष से बुलावा आता है। तानाजी जब वहां पहुंचते हैं तो हवा में एक अजीब सा भारीपन है, एक बहुत ही तनावपूर्ण सन्नाटा। एक तरफ राजमाता जीजाबाई की आंखें हैं, जिनमें कोंढाना को मुगलों के चंगुल से आजाद देखने की गहरी तड़प साफ छलक रही है, और दूसरी तरफ खुद शिवाजी महाराज हैं, जो अपने सबसे परम मित्र तानाजी को उनके बेटे की शादी में भेजना चाहते हैं। महाराज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस खुशी के मौके पर तानाजी किसी भी जोखिम भरे अभियान पर जाएं। कक्ष में मौजूद हर व्यक्ति इस धर्म संकट को साफ महसूस कर रहा था। लेकिन आपको क्या लगता है तानाजी ने क्या किया? उन्होंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने उसी क्षण अपनी तलवार उठाई और इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होने वाले ये शब्द कहे, आधी लग्न कोंढाण्याचं मग रायबाचं। यानी पहले कोंढाना की शादी होगी और उसके बाद ही मेरे बेटे रायबा की। जरा इस वाक्य की गहराई और तीव्रता को महसूस कीजिए। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी के निमंत्रण को साइड में रख दिया और मौत के निमंत्रण को गले लगा लिया। ये सिर्फ एक भावुक संवाद नहीं था, ये स्वराज्य के प्रति उनकी दीवानगी की चरम सीमा थी। और बस इसी अदम्य संकल्प के साथ तानाजी निकल पड़े। अब हम सीधे कोंढाना किले की तलहटी में चलते हैं। रात का सन्नाटा है और उनके साथ है सिर्फ 342 चुनिंदा मावले सैनिक। जरा सोचिए, ऊपर किले में हजारों की तादाद में मुगलों की हथियारों से लैस सेना मुस्तैद है, और नीचे सिर्फ ये 342 जांबाज खड़े हैं। ऊपर जाने का कोई सीधा रास्ता भी नहीं है, बस एक विशालकाय, घुप अंधेरी और डरावनी चट्टान है। ये कोई साधारण सैन्य अभियान तो बिल्कुल नहीं था, ये लिटरली एक असंभव मिशन की शुरुआत थी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये मिशन असल में कितना नामुमकिन था। इसे अगर हम स्टेप्स में समझें तो पहली चुनौती किले की दीवारें, जो बिल्कुल खड़ी, सपाट और अंधेरी थीं। दूसरी चुनौती किलेदार उदयभान राठौड़,
वो कोई साधारण सैनिक नहीं था, बल्कि एक खुलहार और विशाल सेना का नेतृत्व करने वाला एक बहुत ही खतरनाक योद्धा था। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती, तानाजी के पास सैनिकों की भारी कमी। 342 सैनिकों का हजारों से लड़ना गणित के किसी भी नियम से जीत का समीकरण तो नहीं बनाता, है ना? लेकिन कहते हैं ना कि जहां सारे समीकरण और गणित फेल हो जाते हैं, वहां जज्बा रास्ता बनाता है। इस खड़ी चट्टान पर चढ़ना इंसानों के बस की बात थी ही नहीं, इसलिए तानाजी ने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने एक पालतू गोह, जिसका नाम यशवंती था, उसका इस्तेमाल किया। यशवंती की कमर में रस्सी बांधी गई और उसने दीवार पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उस कड़कड़ाती ठंड में उस खुरदुरी काली चट्टान को पकड़ते हुए मावलों की उंगलियों से खून तक बहने लगा था, लेकिन कोई रुका नहीं, कोई पीछे नहीं हटा। वे उस खून और दर्द के बीच चट्टान पर रेंगते हुए बस ऊपर की ओर बढ़ते रहे। अब किले में दाखिल होते ही तानाजी को पता था कि अगर आमने सामने की सीधी टक्कर हुई तो कोई नहीं बचेगा। और यहीं पर काम आए युद्ध की एक बहुत ही शानदार रणनीति, गनीमी कावा। इसका आसान भाषा में मतलब है छापामार या गुरेला युद्ध। मतलब दुश्मन को ये समझने का मौका ही मत दो कि हमला आखिर हो कहाँ से रहा है। तानाजी ने बड़ी चालाकी से अपने 342 सैनिकों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया, ताकि मुगलों को ऐसा लगे कि कोई बहुत विशाल सेना किले में घुस आई है। और फिर रात के उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए एक गगनभेदी आवाज आसमान में गूंज उठी। तानाजी ने हवा में अपनी तलवार लहराई और नारा लगाया, हर हर महादेव। ये कोई साधारण युद्धघोष नहीं था, यह उन मुट्ठी भर सैनिकों के भीतर छुपे ज्वालामुखी के फटने की आवाज थी। और इसके साथ ही वो खौफनाक और खून जमा देने वाला युद्ध शुरू हो गया। किले के अंदर का माहौल एकदम खौफनाक था। उस कड़ाके की ठंड में जब इस्पात से इस्पात टकरा रहा था, तो लिटरली चिंगारियों की बारिश हो रही थी। और इसी अफरा तफरी के बीच मैदान में आमना सामना होता है दो सबसे बड़े योद्धाओं का, तानाजी और उदयभान। दोनों के बीच एक भयंकर और जानलेवा लड़ाई छिड़ जाती है। उदयभान, जो कि एक विशालकाय योद्धा था, उसने पूरी ताकत से तानाजी पर एक ऐसा भयानक प्रहार किया कि तानाजी के हाथ में मौजूद ढाल उसी पल टूटकर बिखर गई। और ये पल ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि तानाजी किस मिट्टी के बने थे। ढाल टूट गई है, सामने साक्षात मौत खड़ी है, लेकिन तानाजी के कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत अपने बाएं हाथ पर अपना सेला, यानी जो कपड़ा उन्होंने पहना था, उसे लपेट लिया और उसी कपड़े को अपनी ढाल बना लिया। माथे से पसीना और खून बहकर उनकी आंखों में जा रहा था, लेकिन उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। कोई आत्मसमर्पण नहीं, सिर्फ लड़ना है। लड़ाई अब अपने सबसे चरम और दुखद मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दोनों ही योद्धा खून से लथपथ थे और अपनी आखिरी सांस तक पूरी ताकत से लड़ रहे थे। और तभी एक ही पल में दोनों ने एक दूसरे पर ऐसा घातक प्रहार किया जो निर्णायक साबित हुआ। उदयभान और तानाजी दोनों एक साथ उस खून से सन्नी मिट्टी पर गिर पड़े। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तानाजी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। वो शांत हो गए थे, लेकिन उनकी आत्मा ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। अपने सबसे प्रिय सेनापति को यूं गिरता देख एक पल के लिए तो मावलों का हौसला टूटने लगा था, लेकिन तानाजी का इतना बड़ा बलिदान ऐसे ही व्यर्थ थोड़े जाने वाला था। तुरंत उनके भाई सूर्याजी ने आगे बढ़कर कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने सैनिकों का हौसला वापस जगाया और वे बचे हुए मुगलों पर कहर बनकर टूट पड़े। और अंततः उन मुट्ठी भर मावलों ने असंभव को सच कर दिखाया। कोंढाना किले पर एक बार फिर से स्वराज्य का भगवा ध्वज पूरी शान से लहराने लगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कोंढाना की प्राचीर को छुआ, तो पूरा मंजर बदल चुका था। मुगलों का झंडा नीचे गिर चुका था। और ये जीत, देखिए, ये जीत सिर्फ एक किले की पत्थर की दीवारों को जीतने तक सीमित नहीं थी। इस जीत ने स्वराज्य की सीमाओं को अभेद्य बना दिया था। असल में इसने भारत की अस्मिता और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की उस नींव को मजबूत किया था, जिस पर आगे चलकर एक स्वतंत्र भविष्य खड़ा होने वाला था। पर जब ये खबर शिवाजी महाराज के पास राजगढ़ पहुंची, तो कोई जश्न नहीं मना। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कभी किसी दुश्मन के सामने नहीं टूटे, वे अपने परम मित्र की मृत्यु की खबर सुनकर फूट फूट कर रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और मुंह से वे ऐतिहासिक शब्द निकले जिन्हें हम आज भी बहुत भारी मन से याद करते हैं, गढ़ आला पण सिंह गेला।
यानी गढ़ तो हमने जीत लिया, लेकिन मेरा सिंह मुझे छोड़कर चला गया। और इसी महान योद्धा के सम्मान में कोंढाणा किले का नाम हमेशा हमेशा के लिए बदलकर सिंहगढ़ रख दिया गया। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब देश और कर्तव्य की बात आती है तो एक सच्चा नायक हमेशा अपनी व्यक्तिगत खुशी और परिवार से ऊपर उठकर फैसले लेता है, और शायद इसी वजह से वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अक्सर सबसे ऊपर होती हैं, वहां तानाजी मालुसरे का ये सर्वोच्च बलिदान क्या मायने रखता है? इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। इस ऐतिहासिक कहानी को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है कि इस गाथा ने आपके भीतर भी एक नई ऊर्जा जरूर जगा दी होगी।